हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका कॉमर्स विद वर्षा में। अब आज से हम लोग सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इन सारे वीडियो लेक्चर्स में हम बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग सीखेंगे, ठीक है। पूरे कंसेप्चुअली कि क्यों कॉन्सेप्ट्स क्या है उसके, ये सब कुछ सीखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लोग अकाउंट्स तो सीख लेते हैं, बहुत एडवांस टॉपिक्स भी सीख लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये किया क्यों जाता है, ये टॉपिक्स क्यों पढ़े जाते हैं या बेसिक अकाउंटिंग क्यों किया जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ आपके साथ ऐसा हो, इसलिए हम पूरा बेसिक से एडवांस तक जाएंगे ताकि आप अकाउंटिंग के मास्टर बन जाए। जी हाँ, और ऑल्सो ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, हम प्रैक्टिकली भी सब कुछ देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बड़ी बड़ी कंपनीज की अकाउंटिंग दिखाऊंगी, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि थ्योरी में और प्रैक्टिकलिटी में कैसा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग क्यों आया, क्यों ज़रूरत हुई अकाउंटिंग की। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में, मतलब कल मैं और एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं बहुत सारे बेसिक टर्म्स भी आपको सिखाऊंगी। सो आज हम नीड ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे और कल हम इसके सारे पूरे टर्म्स सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है जो मैंने अभी अभी शुरू किया है, ठीक है। अब ये बिजनेस के लिए, और अच्छा ये बिजनेस मेरा कौन सा बिजनेस है, जीन्स बनाने का, डेनिम्स बनाती हूँ मैं, वो मेरा बिजनेस है। तो अब आप भी सोचिए, मुझे इस बिजनेस, या अगर आप ये बिजनेस करते होते तो आपको इसको स्टार्ट करने के लिए क्या लगता। सो पहले तो मुझे एक जगह लगती, प्लेस लगती, ठीक है। प्लेस, मैं इसको फैक्ट्री लिख देती हूँ, ओके। अब चलो जगह मिल गई। इसके बाद अब वो जगह में मैं मशीनरी डलवाऊंगी ताकि मेरा वहां पे डेनिम का, जीन्स का काम हो, ठीक है। ये मैंने प्लांट और मशीनरी डलवा दी। अब और मुझे क्या लगेगा, सोचिए सोचिए, और क्या लगेगा ऐसा, मुझे कौन सी चीज लगेगी। और ये प्लांट एंड मशीनरी मैं खुद तो नहीं चलाऊंगी, ठीक है। अब इसके लिए मुझे लेबर्स लगेंगे, ओके। ये मैंने लेबर्स को रख दिया। अब मेरा सिर्फ क्या इधर मैन्युफैक्चरिंग होगा, नहीं, मेरा सेल भी होगा, ठीक है। बाकी का अकाउंटिंग का पूरा बैक ऑफिस का काम होगा, उसके लिए मुझे एम्प्लॉयज लगेंगे। ये मैंने लगा दिए एम्प्लॉयज। अब ये जीन्स बनाने के लिए मुझे कुछ बेसिक रॉ मटेरियल लगेगा, कपड़ा लगेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने सप्लायर से कांटेक्ट कर दिया। अब और क्या लग सकता है, इसको मुझे जिसको बेचना है, ठीक है, जिन लोगों को बेचना है, मतलब कस्टमर्स को जो बेचना है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे हो गए कस्टमर्स, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें मुझे लगेगी। अब ये जो मैंने फैक्ट्री ली है, ठीक है, इसको मैंने रेंट पे ले सकती हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने रेंट पे ले लिया। अब ये प्लांट एंड मशीनरी को मुझे खर्चा लगा होगा, तो ये मैंने खर्चा कर दिया, ठीक है। अब ये प्लांट एंड मशीनरी पे जीन्स बन के तैयार हो गई, ये लेबर्स ने उधर पूरा जीन्स बनाया और ये तैयार हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीजें मुझे लग रही है, ये सारी चीजें अब मुझे लग रही है और मेरा अब बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो सप्लायर है, ठीक है, इन सप्लायर से मैं क्या कर रही हूँ, रॉ मटेरियल ले रही हूँ, ठीक है। अब इस सप्लायर को मैंने क्या बोला होगा कि ये जो तुम मुझे रॉ मटेरियल दे दो, लेकिन इसका पैसा मैं आपको 2 महीने बाद दूंगी, ठीक है। तो ये सप्लायर को मुझे पैसा देना है, ये याद रखो, ठीक है। ये जो लेबर्स हैं, इनको भी मुझे सैलरी देनी है, तो मुझे ये भी चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आप ये चीज याद रखिए, लेबर्स और एम्प्लॉयज को पैसा देना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, एक तो मुझे सप्लायर को पैसा देना है और लेबर और एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये प्लांट एंड मशीनरी जो है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे कुछ एडिशनल खर्चा लगा, रिपेयर्स और इसका, ये भी आप याद रखो, इसका भी बिल आपको भरना है, ठीक है। अब ये जो रेंट है, इसको भी आप याद रखो, इसको भी आपको भरना है, ठीक है। अब ये जो कस्टमर्स हैं, इनको मैंने जीन्स बेची, अब ये कस्टमर्स ने मुझे बोला कि ये मुझे 2 महीने बाद पैसे देंगे, तो आप ये भी याद रखो कि इनसे पैसे
मुझे लेने हैं, इनसे लेने हैं, इनको देने हैं, इसका खर्चा करना है, और ये जिससे मैंने रेंट पे लिया है इसको भी देना है। इतनी सारी चीजें मुझे याद रखनी है। और ये जो मैं कस्टमर्स को बेच रही हूँ, ये एक कस्टमर्स को नहीं बेचूंगी, पता नहीं लाखों कस्टमर्स को बेचूंगी। तो उन लाखों में से शायद 1000 कस्टमर्स होंगे जिन्होंने मुझे पैसा देना बाकी है, तो उन हजारों का मुझे नाम याद रखना पड़ेगा, उनसे कितना पैसा आने वाला है ये याद रखना पड़ेगा। फिर एक सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा मेरा, ऐसे पता नहीं कितने सारे सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनको भी मुझे याद रखना पड़ेगा कि मुझे इसको इतने पैसे देने हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय नहीं रहेगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज रहेंगे, उनका याद रखो कि मुझे सैलरी कितनी देनी है। लेबर्स भी बहुत सारे रहेंगे, उनको कितनी सैलरी देनी है। अब इनमें से कुछ एम्प्लॉयज, कुछ लेबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे बोला होगा कि मुझे एडवांस में पैसा चाहिए, तो मैंने उनको एडवांस में दे दिया है। अब मुझे ये याद रखना है कि मुझे इनको अगले महीने पैसा नहीं देना है, क्योंकि मैंने इनको एडवांस में दे के रखा है। अब इसमें से कुछ ऐसे भी लेबर्स और एम्प्लॉयज होंगे जिनको मैंने बोला है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको अगले महीने पैसा देती हूँ, तो मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा कि इनमें से किसको पैसा देना है। तो अब देखो मुझे कितनी सारी चीजें याद रखनी पड़ रही है। तो अगर मैं इतनी सारी चीजें याद रखूं तो क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है? मुझे लगता है आप भी इसमें से 2-3 चीजें भूल गए होंगे कि अच्छा इसको कितना देना है, इसको इतना देना है, राइट। सो ये सारी चीजें याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इसको मुझको कहीं तो नोट करना पड़ेगा, मुझे इसको कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसीलिए गाइज अकाउंटिंग आया। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम ये सारी ट्रांजैक्शन जो हम लेन देन करते हैं पैसों का, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहीं नोट करके रखते हैं, उसी को ही बोलते हैं अकाउंटिंग। अगर ये हम नोट नहीं करते, ठीक है, मान लो अकाउंटिंग आता ही नहीं, तो हम इसको नोट नहीं करते, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, और फिर क्या होता, ये सारी चीजें मुझे याद रखनी पड़ती, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब सोचो ये सारी जो चीजें हैं वो 1 साल की चीज होंगी, ठीक है, ये 1 साल के ट्रांजैक्शंस होंगे। मुझे बिजनेस तो पता नहीं कितने सालों से करना है, कितने सालों तक करना है, तो उतने सालों की चीजें मुझे याद नहीं रहेगी। और मैं ऐसे ही अगर नोट करके रखूंगी, 1 साल का इधर, 1 साल का इधर नोट करके रखा, 1 साल का उधर नोट करके रखा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मुझे सिस्टमैटिकली एक अच्छे से रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है, इसका नोट कहीं नहीं होता, और मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, और सैलरी कितनी देनी है, किसको कितना दे दिया है ऑलरेडी, ये मुझे याद नहीं रहेगा। और अगर मुझे ये सारे खर्चे, ये सब कुछ जो मेरा कितना मेरे को सेल हुआ, ठीक है, अगर इसमें मैंने कितना सेल किया ये भी अगर मुझे कहीं नोट डाउन नहीं रहेगा, तो मुझे कितना पैसा आया ये भी मुझे समझ में नहीं आएगा। मतलब हम धंधा प्रॉफिट के लिए करते हैं, राइट, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है ये भी मुझे पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि ये सारी चीजें तो मैंने नोट ही नहीं करके रखी। मुझे कितना पैसा आया नोट नहीं किया, मेरे यहाँ से कितना पैसा गया खर्चा वो भी नोट नहीं किया, जब कितना आया कितना गया ये सब नोट किया ही नहीं, तो मुझे प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? आप अभी बोलोगे इसमें कौन सी मुश्किल बड़ी बात है, आप कैश बॉक्स में देख लो कितने पैसे है और कितना खर्चा किया है, ये आपको कैश बॉक्स से समझ में आ जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे पैसा बाद में देंगे, 2 महीने बाद देंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये कस्टमर्स को याद रखना पड़ेगा जिनसे मुझे पैसे आने बाकी है, क्योंकि जिसको पैसा देना है वो कभी याद नहीं रखता, जिसको पैसा लेना है उसको याद रखना पड़ता है, राइट। सो कैश बॉक्स में ये जो कस्टमर से मुझे पैसा आने वाला है वो तो नहीं रहेगा, राइट। अगर मैं इसको, क्यों नहीं रहेगा वो कैश बॉक्स में? क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं है। तो ये कस्टमर से जो मुझे पैसा बाद में आने वाला है उसका भी मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मैं कैसे याद रखूंगी, राइट। इसीलिए मुझे इन सब का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इन सबको नोट करना पड़ेगा, ताकि सही प्रॉफिट और सही लॉस आए। अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसका नोट नहीं होता, और इसके वजह से प्रॉफिट लॉस नहीं आता। हम बिजनेस में हमें पता ही नहीं चलता कि हमने प्रॉफिट किया है लॉस किया, हमारा बिजनेस ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग आया। और एक बात, अब सपोज ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी, सपोज अभी मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, ठीक है, मेरे पास 10-15 फैक्ट्रीज है, उसमें पता नहीं कितने तो 100-200 प्लांट एंड मशीनरीज रहेगी, ठीक है। अब ये प्लांट एंड मशीनरी कितनी है इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ मैं इस ऑफिस में बैठ के मुझे ये पता होना चाहिए कि 10
और 15 जो मेरी फैक्ट्रीज है उसमें कितनी मशीनरी है और उन मशीनरी की क्या हाल है, ये मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं इसको रिकॉर्डिंग करूंगी, जब मैं इसको नोट करूंगी। ठीक है, सो ये प्लांट एंड मशीनरी पूरे फैक्ट्रीज में कितनी प्लांट है, कितनी प्लांट एंड मशीनरी है, ये जानने के लिए भी मुझे अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस अकाउंटिंग में कितने प्लांट एंड मशीनरी है ये मैंने लिख के रखा होगा कि मेरे पास 15 या 20 प्लांट एंड मशीनरी है, और किसको मैंने ऑलरेडी एडवांस में रेंट दिया है और किसको मैंने रेंट दिया ही नहीं है, 4 महीने का रेंट देना बाकी है। ये भी आसान हो जाएगा जब मैं इसको नोट करके रखूंगी, इसको रिकॉर्ड करके रखूंगी। इसीलिए अकाउंटिंग जरूरी है। और एक एग्जांपल, अब जैसे मैंने ये बताया कि जिन कस्टमर से मुझे पैसा आने वाला है उसको भी अगर मैं कहीं रिकॉर्ड करके रखती हूँ तो भी मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ABC से मुझे पैसा आने वाला है, कहाँ दिख रहा है, अकाउंटिंग बुक्स में दिख रहा है, चलो जाओ ABC से पैसा लेके आ जाओ। ठीक है, इसके वजह से मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस ये जो सप्लायर्स है जिनको मुझे पैसा देना है वो भी मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, मेरे को इसको कितना देना है, इसको 1000 रुपया देना है, इसको 10,000 रुपया देना है। अगर मैं जब लिख के रखूंगी, इसको रिकॉर्ड करके रखूंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मुझे सप्लायर्स को कितना देना है। और एक एग्जाम्पल, स्टॉक। अब मान लो मैंने 100 जीन्स बनाई, ठीक है, उसमें से मैंने 50 बेच दी, 50 जीन्स मेरे गोडाउन में पड़ी हुई है, तो वो गोडाउन में कितनी मेरी जीन्स पड़ी हुई है ये भी मुझे पता करना जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे यही पता नहीं है कि गोडाउन में इतना माल पड़ा हुआ है तो मैं तो बनाते जाऊंगी, फिर एक्सेसिव स्टॉक हो जाएगा। एक्सेसिव स्टॉक इज नॉट गुड, क्योंकि अगर मेरी सेल ही नहीं हो रही है और मैं स्टॉक बढ़ाते जा रही हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। अब अगर मैं अकाउंटिंग बनाती हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी स्टॉक कितना है, ठीक है, और मेरे को और बनाने की जरूरत है कि नहीं है, और क्या मेरी सेल अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। और एक बात, अगर मैं अकाउंटिंग करती हूँ और मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मुझे ये समझ में आएगा कि पिछले साल मेरे बुक्स में सपोज 2000 इधर करती हूँ मैं 2019 में मेरी सेल कितनी हुई, 1 करोड़ की हुई, और 2020 में मेरी सेल कितनी हुई, 2 करोड़ की हुई। ठीक है, तो इससे मुझे कंपैरिजन करने में भी बहुत आसान हो जाता है, मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, 2019 में मेरा सेल कितना था, मेरा प्रॉफिट कितना था, मेरा एक्सपेंस कितना था, ये मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2019 के बुक्स में मैंने सारा रिकॉर्डिंग करके रखा है। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे कंपैरिजन करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। प्लस जैसे मैंने कहा कि स्टॉक, मुझे ये पता रहेगा कि मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है। कैसे पता रहेगा, जब मैं इसको कहीं नोट करके रखती हूँ, कहीं रिकॉर्ड करके रखती हूँ। तो जब मुझे पता है कि मेरे बुक्स में स्टॉक 100 जीन्स बनाई, 50 का स्टॉक दिख रहा है, मतलब अगर मेरे गोडाउन में स्टॉक बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं क्या बोलूंगी, अरे मत बनाओ अभी और जीन्स मत बनाओ, अपने गोडाउन में ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा रखा हुआ है। ये कैसे पता चलेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा है, इसको मैंने नोट करके रखा है। और अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो ये स्टॉक में कहीं रिकॉर्ड करके नहीं रखती, फिर मुझे पता ही नहीं रहता कि मेरे गोडाउन में कितना माल बाकी है। मतलब मुझे जाके चेक करना, हर एक माल गिनना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं नहीं गिनती हूँ तो मैं उनको गलत इंस्ट्रक्शन दे दूंगी कि बनाओ बनाओ बनाओ, स्टॉक बढ़ते जाएगा और यहाँ सेल तो हो ही नहीं रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाती है। इसकी वजह से इसको नोट करना, इसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से अकाउंटिंग आया। और अकाउंटिंग के वजह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे धंधे में प्रॉफिट हो रहा है या मेरे धंधे में लॉस हो रहा है। धंधा कर रहे हो तो प्रॉफिट है लॉस है ये तो कम से कम पता चले। तो ये भी आपको अकाउंटिंग से पता चलता है जब आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए अकाउंटिंग आया, इसीलिए लोगों ने इसको रिकॉर्डिंग करना, इसको नोट करना शुरू कर दिया। अब जहाँ पे ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जहाँ पे ये चीजें नोट होती हैं, उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जहां ये रिकॉर्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिकली सारे ट्रांजैक्शंस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, अभी मैंने सारे ट्रांजैक्शंस, ये क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज होना, कोई भी घटना होना। सो अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही लिखते हैं, इसको समझते हैं। पहले तो देखो ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ट्रांजैक्शन मतलब एक्शन, कोई भी एक चीज होना, ठीक है।
आपकी मॉम आपको रोज सुबह उठाती है, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। आप अपने बहन भाई के साथ खेलते हैं, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। डे टू डे हम जो भी सारी चीजें करते हैं वो ट्रांजैक्शन ही होती है। ट्रांजैक्शन में 2 लोग मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हम खुद से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, 2 लोग मिनिमम ट्रांजैक्शन के लिए लगते हैं। अब जैसे मैंने कहा, आपकी मॉम आपको उठाती है, ये ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन अकाउंटिंग में या लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या आपके बिजनेस के बुक्स में आपकी मॉम आपको उठाती है, ये आप रिकॉर्ड करोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं, माने जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। जो ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, वो चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड मतलब नोट करना, ठीक है। मैंने जीन्स बेची 1000 की एक कस्टमर को, सपोज वो कस्टमर का नाम ए है, मैंने ए को 1000 रुपए की जीन्स बेची, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? यस, क्योंकि ये एक एक्शन हुआ, कोई तो एक चीज हुई, मैंने उसको जीन्स बेचा, ये एक घटना हुई, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। अभी हम 2 लोग हैं इसमें, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी हो गया, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? यस, क्योंकि मैंने उसको कितने में जीन्स बेची? 1000 रुपए में, यहाँ पैसा आ गया, मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। तो याद रखिए, अकाउंटिंग में, बिजनेस में सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही नोट करते हैं। और एक एग्जांपल, राम सेल्स बुक्स टू श्याम @500, ठीक है। अब राम, क्या ये ट्रांजैक्शन है? यस, क्योंकि राम ने शाम को बुक्स सेल किए 500 रुपए में, क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ। अब क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? यस। कैसे? राम ने जो बुक्स बेची, कितने में बेची? 500 रुपए में बेची, इसलिए ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ और इसीलिए इसका रिकॉर्डिंग हम करेंगे। और एक एग्जांपल, राम गेव बुक्स टू श्याम, क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ? यस। कैसे? क्या हुआ? राम ने शाम को बुक्स दिए, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं। एक दोस्त के नाते उसने उसको बुक वो पढ़ने के लिए दी, ये ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ओके, क्योंकि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। सो आई होप अभी आपको नीड ऑफ अकाउंटिंग समझा होगा, ट्रांजैक्शन क्या है समझा होगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब वो बुक्स जहाँ पर सारे रिकॉर्डिंग, सारे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? वो बुक्स जहाँ पे ये सारी चीजों की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम कल मैं फिर से एक वीडियो डालूंगी, वहां पे हम सारे अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, और मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी ये सीरीज स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको लिंक लगेगी। सो ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।